किशन जी, आपको गाने का शौक कब से हुआ? देखिए गाने का शौक तो सभी को ही होता है और म्यूजिक जो है सबको पसंद है। लेकिन हम में कुछ खास बात इसलिए है कि क्योंकि हम उस इलाके से हैं जहाँ जिनके ब्लड में ही जहाँ बचपन से ही मतलब इस टाइप के ना एक वो आती है, फीलिंग्स आती है। जैसे बचपन से ही हम लोग झुमेलों के बीच में पले बड़े हैं, मांगलों के बीच में रहे हैं। मैं लास्ट बॉर्डर नीतीमाणा घाटी का रहने वाला हूँ, चमोली जिले का। उसके बाद सीधा चाइना ही लगता है। तो वहां पे क्या कल्चर है कि एक तो खान पान का, पहनावा का और सारा कल्चरली पूरा माहौल ही मतलब संस्कृति का है। पहनावा से लेकर वहाँ के लोक नृत्यों से लेकर, हमारे यहाँ ऐसे डांस नहीं करते जैसे बिल्कुल क्यू में लाइन में लग के। और सबसे पहले सीनियर्स, जैसे लाइन लगते हैं ना तो सीनियर्स पहले होते, फिर धीरे 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 जूनियर्स। मतलब उनको इज्जत देना, कोई अगर सीनियर हमारे पीछे है तो नहीं, हम उनको आगे करते हैं। तो ये बचपन से देखा हुआ पौड़ा नृत्य होता है हमारे यहाँ ढोल दमाओं पे। तो हर चीज मतलब संस्कृति पे आधार है। बातचीत भी हम लोग जब करते हैं तो अपनी लैंग्वेज में करते हैं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में जाए चाहे हम गाँव में जाए। अब अगर अपना आदमी है तो एकदम से वही लैंग्वेज निकलेगी। तो खान पान भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, गढ़वाली खान पान से बिल्कुल अलग है। घी की चाय पीना और सुखसू खाना और बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे भुमला कोकला, ये इस टाइप के भोजन है जो गढ़वाल में नहीं खाते। तो ये पूरा मतलब एक बचपन से ही मतलब जैसे झुमेला होता है तो हम लोग बीच में कूदते थे, फिर मांगल गाते थे बुजुर्ग महिलाएं, तो हम उनके साथ टोन मिलाते थे। मेरा एक गाना है कौला फूल वाला, वो मांगल से प्रेरित है, पूरा मांगल ही है वो। मैं जो सुना बचपन में उसको कॉपी किया। घुघुती मैंने गाया तो वो जो सुना मैंने उसको कॉपी किया, सिर्फ मैंने रिदम चेंज किया आज के जनरेशन के लिए। रानी खेत राम डोला, ये सारी जो लोकगीत मैंने गाए बचपन में सुने हैं मैंने। फ्यों लड़िया तो ये देखिए सारे बचपन में गाए। लेकिन अभी मैं जो अभी समाज के जो परिवेश से जो यूथ चाहती है, जैसे जो न्यू जनरेशन चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा वो कल्चर भी बचा रहे और हमारे मिट्टी की खुशबू भी बची रहे और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो म्यूजिक में। तो इसलिए वेस्टर्न और फोक हमने मिक्स करके यूथ जनरेशन के लिए किया। तो अभी आजकल तो मेरा कहने का मतलब है कि बचपन से ऐसे माहौल में रहे तो कहीं ना कहीं ये शौक ही बना और कॉलेज लाइफ तक मेरा शौक ही रहा। कॉलेज मतलब M.Com MA किया मैंने, तो मैं कॉलेज में जो एनुअल फंक्शंस होते थे तो मैं उनमें गाता था। तो टीचर्स जो है, जो प्रोफेसर्स थे, वो बड़े मुझसे खुश रहते थे। और यहाँ तक कि एक जो M.Com के अकाउंटेंसी पढ़ाते थे VP श्रीवास्तव सर, उन्होंने मुझे 30,000 भी दिया, जाओ रिकॉर्ड करो, यहाँ क्यों अपने वो कर रहे हो, अरे समय वाह! बर्बाद कर रहे हो। हाँ जाओ दिल्ली जाओ रिकॉर्ड करो, 30,000 मैं देता हूँ। मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, तो बोला लो मैं 30,000 देता हूँ। मैं रिकॉर्ड करके, मेरी पहली एल्बम थी और वो चल गई। तो बहुत मतलब बढ़िया। ये था कॉलेज, बचपन से लेकर बचपन का माहौल अच्छा था। उसके बाद हम लोग कॉलेज स्कूल में गए। स्कूल में भी मतलब इंटर कॉलेज में क्या होता था कि प्रेयर में जाके ना आगे जाके कुछ न्यूज सुनानी पड़ती थी, कुछ जनरल नॉलेज की बातें बोलनी पड़ती थी। तो मेरी बारी आती थी कि मैं गाना सुनाता हूँ और मैं गाना सुनाता था। तो कॉलेज तक भी वही रहा। धीरे धीरे फिर प्रोफेशन में आ गए। तो बचपन से ही ये ऐसा रहा उतार चढ़ाव, और भगवान ने भी साथ दिया, इसी लाइन पे मेरे को बरकरार रखा और मुझे भटकने नहीं दिया गई। बहुत बढ़िया। किशन जी, जो आप पहली अपनी एल्बम की बात कर रहे थे, उसका कुछ कोई गीत गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। हे रूड़ी मिजा जरूड़ी मिजाज कबोर रूड़ी कामारा लसा करूड़ी कामारा लसा करूड़ी तोली को वदान रूड़ी तोली को वदान रूड़ी त्वे उठे लिजो लो रूड़ी दसोली बधान रूड़ी सच्ची हे रूड़ी मिजाज रूड़ी मिजाज कभोर रूड़ी। बहुत ये बढ़िया। पहली एल्बम का 2005 में मैंने इसे गाया था। और इस गाने की कॉपी मतलब धुन बहुत ज्यादा लोगों ने गाया है, बहुत सिंगरों ने गाया उत्तराखंड में। कुमाऊनी वर्जन, जौनसारी वर्जन, बहुत सारे लोगों ने गाया इस धुन पे, इस धुन जी। पे। किशन जी, लोग अक्सर फ़िल्मी गानों की ओर रुख करते हैं। जी, आपको लोकगीतों से कैसे लगाव हुआ? वही कहानी जो मैंने पहले बताई। हम लोग पहाड़ के लोग हैं और इसकी जो मिट्टी की खुशबू है हमारे
पूरे ब्लड में है। और हालांकि मैंने स्टार्ट जो सीखा है, देखो मैंने कोई म्यूजिकल क्लास नहीं सीखा है। मैं जब कॉलेज टाइम पे था तो मैं गुलाम अली की गजलें सुना करता था, और नुसरत फतेह अली साहब के मैं जो सूफियाना जो गाने हैं उनको कैसेट मेरे पास भरे पड़े रहते थे, मैं उनको सुनता था, तो उनसे मैंने गायकी सीखी। मतलब सीखने का तजुर्बा मैंने हिंदी से जरूर लिया है, लेकिन मैंने उसको यूज अपने गढ़वाली गानों में किया है। तो कोई ऐसा नहीं रहा कि मतलब हिंदी गानों की तरफ मेरा कभी मोह नहीं रहा। और मैंने हमेशा जब भी कोई हिंदी में कोई नई धुन मुझे दिखी या कोई गायकी दिखी सिंगरों की, तो वो मैंने अपने गढ़वाली में यूज किया है। तो मैंने कभी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे हिंदी गाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि पहले मैं गढ़वाली सिंगर तो बन जाऊं, हिंदी तो बात की बात है। बहुत खूब। तो आप अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से बिल्कुल जुड़े हुए हैं एकदम। जी जी बिल्कुल। वैसे तो देखिए आपकी सारी एल्बम हिट हुई है, लेकिन वो एक गाना कौन-सा है जिससे आपको पहचान मिली? देखिए ये होता है ना कि आदमी पहले अपने घर में इज्जत पाता है, फिर गांव में इज्जत पाता है, फिर शहर में इज्जत पाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इज्जत पाता है, और फिर उसके बाद स्टेट लेवल पर, और उसके बाद नेशनल, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। सेम यही है कि जो हे रूडी वाला गाना मैंने अभी आपको सुनाया फर्स्ट एल्बम का, तो वो मेरे शहर में उसने धूम मचा दी थी, लेकिन वो चमोली डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा पाया। उसके बाद मैंने हो जिया एक एल्बम निकाली, तो उसका वीडियो, और एक मैंने कहा ना कि वो नुसरत फतेह अली खान साहब की जो स्टाइल, गाने के स्टाइल, कैलाश खेर जी के, गुलाम अली के जो इनके गाने के स्टाइल था, उस स्टाइल में मैंने एक हो जिया, गजल भी नहीं बोल सकते उसको, एक सूफियाना टाइप का मैंने गाना निकाला। लोगों के डीजे गाने हिट होते हैं, मेरा उस टाइम पे सेकंड एल्बम में वो गाना हिट हो गया, सूफी गाना बिल्कुल। हो जिया, ओ जिया, ओ जिया धड़क जांदू हो, हाय ओ जिया धड़क जांदू हो, मतलब इस टाइप का गाना हिट हो गया, वो स्लो गाना। तो जब ये गाना, तो कहीं कहीं ये हो गया ना कि नया सिंगर आया है, नाम तो पता नहीं, बहुत अच्छा, मतलब टोन बिल्कुल गढ़वाल से हटके गा रहा है। तो ये फायदा मुझे इस गाने में मिला, जो मैं पहले उन सिंगरों को सुनता था हिंदी में। फिर उसके बाद रानीखेत राम ढोला वाला गाना चला, तो रानीखेत राम ढोला ने गढ़वाल कवर करने के साथ साथ उसने कुमाऊं को भी कवर करना शुरू किया। लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं था ये सिंगर है कौन। लेकिन जब घुघुती वाला मैंने गाना लॉन्च किया, और उसमें वो एल्बम ऐसी रहे कि उत्तराखंड सिने अवार्ड में 5, वो गाना 5 नॉमिनेट, मतलब 5 कैटेगरी थी नॉमिनेशन की, और 5 के 5 कैटेगरी वही एल्बम ले गया। अरे वाह! बेस्ट लिरिक, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट सिंगर, बेस्ट एल्बम, बेस्ट डायरेक्टर, 5 के 5 वही नॉमिनेट, सब वही एल्बम लगे। तो वो था घुघुती वाला एल्बम। तो जब घुघुती वाला गाना आया, तो फिर पूरे ऑल जो भी हमारे इंडियंस बाहर भी रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो गाना छा गया। तो घुघुती मेरे ख्याल से 2011 की बात है, मतलब 10 साल स्ट्रगल करने के बाद तब जाके जो हमारे गढ़वाल के लोग बाहर भी रहते हैं, उन तक एक आवाज गई, घुघुती गाना गया, और तब लोगों को लगा कि कोई किशन महिपाल है। और उसमें मैं आ भी रखा हूँ बीच बीच में, तो लोगों ने फिर पहचानना भी शुरू कर पहचाना दिया शुरू। वीडियो में। तो वो गाना मेरे लिए काफी अच्छा साबित हुआ। लेकिन उससे पहले जैसे रानीखेत राम ढोला भी हो गया था, वो भी काफी फेमस हो गया था। हो जिया तक, हो जिया भी थोड़ा बहुत श्रीनगर, मतलब पौड़ी, चमोली, टिहरी को कवर कर लिया था। लेकिन रानीखेत राम ढोला ने कुमाऊं को कवर किया, और गढ़वाल जो ये घुघुती वाला गाना गाया, उसने पूरे जहां भी हमारे गढ़वाली लोग हैं, चाहे नेशनल इंटरनेशनल, वहां। और उसके बाद मेरे को फिर विदेशों में प्रोग्राम मिलने मिले, क्योंकि इंटरनेशनल में जो हमारे लोग रहते हैं, बाहर जो लोग रहते हैं, तो उन्होंने पहचान लिया कि इस घुघुती वाले लड़के को बुलाओ। मेरा नाम ही घुघुती वाला हो गया था। हाँ, तो तो ये, फिर तो बहुत जायज़ होगा अगर मैं कहूँ कि उसकी लाइनें गुनगुना दीजिए आप हमारे श्रोताओं के हाँ लिए। हाँ जी। हम्म, किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ए घुर घुरांदी घुघुती, लफुर उड़ांदी घुघुती। किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घुर घुरांदी घुघुती, लफुर उड़ांदी घुघुती। क्या टक लगांदी घुघुती, क्या रांदी बिंगांदी घुघुती, के देश की होली घुघुती, के देश पे आई घुघुती, किंगरी का झाला
होए 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 होए। पिंगरिका झाला घुघुती पांगरिका डाला घुघुती ले गुरी गुरांदी घुघुती ले पूरे उड़ांदी घुघुती। मुझे जी। अगर गाना गाना आता होता तो मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करती आपके साथ गुनगुनाने की, लेकिन मैं ये मुझसे हो नहीं पाएगा। अच्छा किशन जी, आप अपने गानों से अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं उत्तराखंड की, लेकिन क्या आपको उत्तराखंड की सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिला है? देखिए, मैं औरों की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ। उत्तराखंड सरकार ने तो ऐसा कभी मैं किसी भी कलाकार की ऐसे इस तरीके से हेल्प नहीं करी है। मतलब क्या मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ कि मतलब क्या हम लोग चाहते भी नहीं है उत्तर मतलब सिर्फ इतना है कि कम से कम जो हमारे कलाकार भटक रहे हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में 2 साल से परेशान है कलाकार, तो सरकार को कुछ करना चाहिए कलाकारों के प्रति कि एक उनकी मतलब ना तो इंश्योरेंस है कलाकार का, ना ही रजिस्ट्रेशन है, एक पहचान भी नहीं है कि अगर मैं कहीं जाके बोल सकता हूँ मैं उत्तराखंड का आर्टिस्ट हूँ। चाहे हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं, हम बोलते हैं हम आर्टिस्ट है इंडिया के, तो बोले कहाँ के हैं इंडिया, हमें तो इंडिया गए हैं हम लोग, तो कहाँ के हैं आप लोग, हमें कुछ पता इंडिया मतलब हम एक पूछते हैं कि तुम आर्टिस्ट हो तो अपनी आईडी बताओ। जैसे वहाँ कई बार पूछते हैं ना विदेशों में कि आपका वीजा दिखाओ, आप टूरिस्ट वीजा हो, आप जी। क्या प्रोग्राम के लिए आ रखे हो, किसके लिए आ रखे हो, हम बोलते हैं कि हम लोग शो करने आ रखे, तो वीजा दिखाते हैं। अब आप बताइए, आईडी बताइए, आप आर्टिस्ट हो इंडिया की, कुछ नहीं हमारे पास। तो ये छोटी छोटी चीजें सरकार को करनी चाहिए। आज हम गा रहे हैं, 20-21 साल हो गए हमको इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, कल भगवान न करे कुछ हो गया हमको, तो क्या पहल करेगी? ऐसे मेरे पीछे कई ऐसे सिंगर हैं, बड़े-बड़े सिंगर जो अब नहीं रहे, लेकिन क्या किया सरकार ने उनके लिए? चाहे छोटा कलाकार हो, चाहे बड़ा कलाकार है, बहुत नामी कलाकार है, तो उनको कुछ हो जाता है तो सरकार दौड़े-दौड़े चले जाती है। लेकिन अगर कोई छोटा-मोटा कलाकार है, जो अपना स्टार्टिंग कर रहा है, उसे अभी 4-5 साल, 10 साल हो रहे मैंने आपको बताया ना कि 10 साल स्ट्रगल किया, तब जाके जी। मेरा कहीं पे नाम आया और तब जाके मुझे शो मिलने शुरू हुए। अगर कोई कलाकार अपना सारी रोजी-रोटी खा के अपनी संस्कृति के लिए काम करता है, 8, 9, 10 साल तक काम करता है, 10 साल बाद उसे कुछ खो जाता है, तो खो जाता ना, फिर वो आर्टिस्ट ही नहीं है फिर। अभी कोरोना में कई आर्टिस्ट खत्म हुए, क्या-क्या सरकार ने उनके लिए? उनके बच्चे बर्बाद हो गए, घर में उनका आजीविका नहीं चल रही है अभी, किस तरीके से वो चल रही है, सरकार ने सुध ली उनकी क्या? एक स मैं ये मानता हूँ कि एक कलाकार अपने जहाँ जिस क्षेत्र का कलाकार है, वो अपने उस क्षेत्र की संपत्ति होता है, बिल्कुल। हैं? और उसी संपत्ति की कद्र नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर करने से? ऐसे मेरे बिल्कुल पीछे सही। कई कलाकारों ने 2-4 साल स्ट्रगल किया, फिर छोड़ो यार कुछ नहीं है, छोड़ दिया। अपने हारमोनियम बेच दिया, अपने सिंथेसाइज़र बेच दिया, किसी ने ऑक्टोपैड बेच दिया, किसी ने ढोलक तबला बेच दिया, छोड़ो फैक्ट्री में काम करते, कुछ तो मिलता है वहाँ पे। यहाँ क्या मिलता है? एक आर्टिस्ट को ₹800 मिलता है, यहाँ से दिल्ली जाता है, 26 जनवरी में 7 दिन की प्रैक्टिस करता है, 7 दिन बाद 26 जनवरी का होता है, 27 जनवरी को वापस आता है, आना-जाने का किराया मुझे नहीं मालूम कितना मिलता है, लेकिन उस 7 दिन में उनको ₹800 मिलता है। अब जब मैंने एक बार आवाज़ उठाई थी, उससे पहले ₹300 मिलता था। उसके बाद बीच में मैंने थोड़ी-सी आवाज़ उठाई तो सरकार ने ₹800 कर दिया। मुझे बैन कर दिया संस्कृति विभाग से, मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। और वो ₹800 वो देते हैं, वो भी 1 साल बाद देते हैं। तो क्या हम उम्मीद रखें सरकार से या संस्कृति विभाग से या जो भी हमें तो कांग्रेस बीजेपी, यूकेडी हमें इन आपसे कोई मतलब नहीं है। हमें ये है कि जो सरकार बने वो कलाकारों पे ध्यान दे। एक इंडस्ट्री नहीं है हमारे यहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं बनी। फ़िल्म की बिल्कुल। कोई फ़िल्म आयोग नीति नहीं है, नीति आयोग नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मतलब जो उम्मीदें हमें सरकार अभी स्थापना दिवस है, आप मानिए 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस है। सरकार कुछ नहीं कर रहा है और 9 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से जो कलाकार हैं वो स्थापना दिवस मना रहे हैं। पैसा चंदा इकट्ठा करके सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होके प्रोग्राम कर रहे हैं। स्थापना दिवस जो कार्य सरकार को करना चाहिए वो यहाँ के आर्टिस्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी और कुछ ना कुछ ज़रूर इस मुद्दे पर होगा। आगे बढ़ते हुए किशन जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपके पसंदीदा कलाकार कौन हैं? कहाँ के? उत्तराखंड के। जी। उत्तराखंड के सभी कलाकार अच्छे हैं और विशेषकर मैं जिनके गीतों को सुन-सुन के गढ़वाली बोलना सीखा वो नेगी जी हैं। अब वो नेगी जी तो सभी के आदर्श रहे हैं लेकिन मेरे तो बिल्कुल फ़ेवरेट है। बहुत ना भूतो ना भविष्यति उनके जैसा कलाकार, ना कभी भूत में था, ना कभी भविष्य में आएगा वैसा कलाकार।
तो आज भी हम वो आदर्श है मेरे, और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। जिस तरीके से वो गीत लिखते हैं, जिस तरीके से वो गाते हैं, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। जब भी मैं गीत लिखता हूँ, वैसे मैं ज्यादा फोक पे ही मेरा रहता है, मैं पुराने गीतों को नए रूप से पेश कर, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैं सबसे पहले उनके वो किस टाइप के लिखते हैं, तो उनको फॉलो करता हूँ। किशन जी, हमारी अगली पीढ़ी लोक संगीत से कैसे जुड़ सकती है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, लोक संगीत से आजकल जो नई पीढ़ी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग अपनी संस्कृति से जुड़े और उसका नॉलेज रखें, लेकिन वो भटक रहे हैं, उनको सीधा मार्ग मिल नहीं पा रहा है। ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसा कुछ थिएटर करवाती है या कुछ वर्कशॉप करवाती है। अभी थोड़ा सा मैंने देखा था कि बीच में ढोल और दमाव के बीच में कुछ वर्कशॉप करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि जो ढोल दमाव जो लुप्त होते जा रहे बजाने वाले, तो वो आजकल की नई पीढ़ी, मैंने देखा नए नए लड़के उसे बजा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी तरीके से जो साहित्यकार है वो शब्दकोशों को एक एक बुक बना के तैयार कर रहे हैं कि नई नई पीढ़ी तक जाए। कुछ ऐसे हैं साहित्यकार जो सारे लोक गीतों को संकलन करके किताबें छपवा रहे हैं, और मैंने भी उन किताबों से काफी कुछ सीखा है। लेकिन जो नई पीढ़ी कुछ करना चाहती है ना, उनके लिए कुछ मार्ग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, ना ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट है कि उन्हें सही रास्ते पे ले जाया जाए। उनको मार्ग निर्देशक की जो जरूरत होती है वैसा नहीं है। अगर कोई मेरे पास आता है तो मैं बोलता हूँ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और जो मेरे तक नहीं पहुंच पाता फिर वो भटक जाता है। और आजकल के लड़के फिर यही उनके एक अंदर एक ये हावी है, यूट्यूब चैनल बनाओ और फटाफट मेरे सब्सक्राइबर हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और फटफट मैं क्या करूं, और मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं कि मतलब एक दो दिन किया। और स्टूडियो में भी ये हालत है कि एक कलाकार अगर आता है स्टूडियो में कि भैया एक गाना बनाना है मेरे को ना, कल दे देना, तो किस तरीके से गाना कंपोज करेगा सिंगर म्यूजिशियन, और किस तरीके से म्यूजिक डायरेक्टर उसमें म्यूजिक देगा, किस तरीके से 2 से 3 4 दिन तो कम से कम मिक्सिंग में लग जाता है, मास्टरिंग में लग जाता है, तो एक दिन में कैसे गाना। और मैंने यहाँ देखा है इतनी कंपटीशन है यहाँ पे, सुबह अगर कोई गाता है शाम को उसको मिल जाता है गाना, क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से, और ऐसे गाने भी हिट हुए हैं यहाँ पे, ऐसे गाने भी हिट हुए हैं जो सुबह रिकॉर्ड किया गया शाम को दिया गया, ऐसे गाने हिट हुए। तो अब जो नई जनरेशन है उनको लगता है कि ऐसा ही होता होगा, उन्हें मतलब पता नहीं है कि मेहनत किसको कहते हैं, कंपोजिशन किसको बोलते वो हैं, डायरेक्शन किसको, म्यूजिक स्ट्रगल की समझ नहीं है। नहीं है। और गाना लिखना है, अभी अभी लिखना है, 5 मिनट में गाना तैयार हो जाता है, चाहे धुन किशन महिपाल की है, चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी की है, चाहे वहां से शब्द उठा ले, चाहे वहां से शब्द उठा ले, कोई कॉमन गाना कॉमन बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, उसे एक प्रॉपर गाना 3 अंतरे का एक गाना तैयार हो गया, भाई साहब ये रहे, मैं गा रहा हूँ, शाम को मेरे को दे दो। तो थोड़ा सा दिशाहीन है आजकल के जो नए हैं, और जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, वो लोग तो कर ही रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे गाने गा दिए हैं। मैं कई बार सुनता हूँ, अच्छा लेवल पे पकड़ रहे हैं कई लड़के, लेकिन कई लड़के बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन दिशाहीन है वो। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो यूथ जो है जिस डिपार्टमेंट से प्रभावित हो और वहां जाके कुछ सीखे। पर्सनल कोई आदमी किसी को टाइम नहीं देता आज की डेट में। आप कब तक पर्सनल किसी के घर में घुसते रहोगे? एक ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे संस्कृति विभाग है उसका कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए कि जो नए बच्चे अगर संस्कृति के बारे में सीखना चाह रहे हैं, वाद्य यंत्रों के बारे में सीखना चाह रहे हैं, वो उनके क्लासेस, जैसे भातखंडे है यहाँ पे देहरादून में, संस्कृति विभाग की में भातखंडे तो को क्लासिकल सिखाते हैं, तो अच्छा है हमारे बच्चे क्लासिकल सीख रहे हैं, लेकिन जो फोक सीखना चाहते हैं वो कहाँ जाएंगे? जी। तो इस तरह का होना, फोक का कोई प्रावधान ही नहीं है। बताइए, आप संस्कृति के लिए इतने कलाकार हैं, इतने काम कर रहे हैं, कोई प्रावधान ही नहीं है। फोक जिसको आता है, जो जैसे कर रहे हैं करो भाई, हमें नहीं मतलब। सरकार, तो केंद्र सरकार पैसा देता है, लाखों का बजट बना के तुम वर्कशॉप करो, और किसने सीखा, कोई नहीं सीखा, कोई मतलब नहीं। आपके पास इसके लिए क्या सुझाव है किशन जी? सुझाव यही है, डिपार्टमेंट में कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है कि इस बार तो थोड़ा सही हुआ, क्योंकि पिछली बार मैंने आवाज उठाई थी कि संस्कृति विभाग में ऑडिशन होता है, जो नए बच्चे होते हैं उनको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड दिया जाता है। ऑडिशन लेने वाले सारे आकाशवाणी नजीबाबाद से, कानपुर से ऐसे होते हैं।
उनको क्या मालूम झुमेलो क्या है, बाजूबंद क्या है, भगनोल कितने प्रकार के होते हैं, किसने न्योली गाया, किसने छपेली गाया, उनको क्या मालूम। लेकिन इस बार मैंने सुना कि नरेंद्र सिंह नेगी जी थे, एक हमारे जगोड़ी जी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, फोक के बारे में बहुत नॉलेज है, तो ऐसे कुछ थे वहाँ पे, जजेस थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। कि हाँ वो हैं, तो तब जाके वो कैटेगरी बना सकते हैं कि इसको ए बी मिले, वरना यहाँ पे एक मतलब उसको खड़ा कर दो, उसको गाना नहीं आएगा, उसको ए ग्रेड मिला हुआ है संस्कृत विभाग में। और जो नई पीढ़ी सीखना चाहती है, फोक सीखना चाहती है, अब फोक क्या है, फोक किस तरीके से फोक गाते हैं, क्या बीट्स होते हैं फोक के, कैसे क्या लिखने के शब्द क्या होते हैं, इस तरीके का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। वैसे डिपार्टमेंट तो संस्कृत विभाग है ही, आप एक अलग सा उसमें एक डिपार्टमेंट खोल दीजिए, जो नए बच्चे सीखना फोक सीखना चाहते हो फोक सीख। आपको बताना चाहते हैं कि कहीं भी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हमने देखा है कि घुघुती, फुलड़िया, ये 2 गाने तो बहुत ही ज्यादा बजते हैं। शुरू के टाइम की मुझे याद है कि बेड़पा को बहुत बजता था, लेकिन अब हाँ, ये गाने भी ऐड हो गए हैं। तो फुलड़िया की एक रिक्वेस्ट है, अगर आप उसको गुनगुना दें प्लीज। फ्योली का फूल होता है हमारे यहाँ पीला सा, आपने देखा होगा, जी। या जो एल्बम अगर फ्योलड़िया देखोगे तो उसके स्टार्टिंग में ही है वो फ्योली। तो एक फूल होता है, तो फ्योली का फूल जब बड़ा होता है तो उसमें शाखा शाखा बनती है, तो शाखा बनती है तो 1 2 3 4 ऐसे आगे पीछे, तो उसकी लड़ी हो गई, वो फ्योली की लड़ी, हाँ जी। शाखाएं होगी, और उसपे तमाम सारी फ्योली है, तो फ्योलड़िया होगी वो, फ्योलड़ी हो गई वो। तो ये है, तो फ्योलड़ी की कल्पना एक अपने क्या कह सकते प्रेमिका से कर रहा है। कभी ये स्वर्गीय शिव प्रसाद पोखरियाल जी ने गाया था बहुत पहले रेडियो में। हम लोग 7-8 साल के होते थे तब आकाशवाणी से सुनते थे ये गीत। हाँ, थोड़ा सा मैंने उसको चेंज करके और न्यू रिदम डाल के थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके यूथ जनरेशन के लिए बनाया। तो आइए सुनाता हूँ। क्यों लड़िया 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 लड़िया, क्यों लड़िया लड़िया लड़िया, क्यों लड़िया तुए देखी ओंदी मनुमा, ओंदी मनुमा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा, क्यों लड़िया तुए देखी ओंदी मनुमा, ओंदी मनुमा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा, मुंडकी घुंघराली लटोली सूरी जैसी किरणी, बिगड़ले कुड़ियों न हिट दी डांडों की सी हिरणी, छुण छुण छमड़ाट छुण, होय 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 होय, छुण छुण चूड़ियों को छमड़ाट हाथ माँ, छमड़ाट हाथ माँ, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्म माँ, छाजम में बैठी के खुटी हलकानी, हाथ मुंह बैल धोपेली हिलानी, तेरे नाक न थूली तेरे माथे बिंदुली, कहते सन कहानी और क्या छे बिंगानी। बहुत थैंक यू बहुत मैम। मजा आया, बहुत अच्छा लगा।